प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, अच्छी फैसिलिटी के नाम पे एक एक करके सरकारी चीजों को बर्बाद किया गया। मेरा तो एक सवाल है, जब स्कूल प्राइवेट, हॉस्पिटल प्राइवेट, सड़क प्राइवेट, जहां आपको हमेशा टोल देकर के आना और जाना है, तो इस देश का संसद क्यों सरकारी हो? इस देश का प्रधानमंत्री क्यों सरकारी हो? उसका कार क्यों सरकारी, उसका सूट क्यों सरकारी हो? फिर वो भी प्राइवेट होना चाहिए? ये नहीं होगा। मंत्री जी सरकारी रहेंगे, लेकिन मंत्री जी जो नीति बनाएंगे वो प्राइवेट रहेगा, और उस प्राइवेटाइजेशन के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जाएगा, और उस भ्रष्टाचार का ठीकरा इस आम देश के लोगों के ऊपर फोड़ा जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश के अंदर शिक्षा पे 2.5% जीडीपी का और हेल्थ पे 1% खर्च किया जाता है, और ये पूरा का पूरा जो हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस है, पब्लिक के पैसे से प्राइवेट अस्पतालों को चलाया जा रहा है। और तर्क क्या देते हैं कि प्राइवेट संस्थान बेहतर होता है। एक सवाल है हमारा इस सरकार से कि किसी भी एक फील्ड में जो सरकारी संस्थान है वो प्राइवेट से कमजोर हो, उसका एक उदाहरण हमको ला करके दे दीजिए। कुछ पत्रकार मित्र बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आप ही सोचिएगा मन में कि इस देश का सबसे बेहतरीन पत्रकारिता संस्थान कौन है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन सरकारी है। इस देश का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज कौन है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स है। इस देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू सरकारी है। इस देश का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी है। इस देश का बेस्ट साइंस इंस्टीट्यूट कौन है? इसरो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। ये सब का सब सरकारी है। ये एक भ्रम हमारे दिमाग में पैदा किया गया, और ये क्यों पैदा किया गया? ये इसलिए पैदा किया गया है, और बाकायदा बीजेपी की मंत्री ने यह कहा कि सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वहां कन्हैया पैदा होते हैं। कन्हैया से इतनी दिक्कत क्यों है? रोहित वेमुला से इतनी दिक्कत क्यों है? नजीब से इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि हमारे बाप का नाम धीरू भाई अंबानी नहीं है। और मैं इस बात का प्रिविलेज नहीं हूं कि मां के कोख में पहुंचते ही हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी आ जाती है। हम इस देश की मेहनत का आवाम हैं, जो इस देश को अपनी मेहनत से चलाते हैं, और जब हम चलाते हैं तो अपनी ही मेहनत से उन संस्थानों में पहुंचते हैं, और जब हम पहुंचते हैं तो इतिहास पढ़ते हैं। आपकी तरह इतिहास में फेल नहीं होते, और पढ़ते हैं फिर ये सवाल खड़ा करते हैं कि बिरसा मुंडा का इतिहास क्यों नहीं लिखा गया? क्यों भगत सिंह को आज भी यूपीएससी के पेपर में आतंकवादी कह दिया जाता है? क्यों आज भी इस देश के अंदर वो तमाम लोग जो गुमनामी के अंधेरे में हैं, उनका कोई इतिहास नहीं लिखा जा रहा है? क्यों इस देश की संस्कृति पे सही तरीके से सवाल नहीं खड़ा किया जाता है? क्यों इस देश की राजनीति अर्थव्यवस्था पे सही तरीके से संघर्ष नहीं किया जाता है? इस बात को जब हम समझते हैं तो उस पंक्ति को चरितार्थ करते हैं जिसमें यह कहा गया है, विश्वविद्यालयों के बाहर, कॉलेजों और स्कूलों के बाहर लिखा रहता है, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। चिंता मत कीजिएगा, आपके सब्सिडी के पैसे से पढ़े हैं, मोदी जी के ताऊ का पैसा नहीं है। आपके हक के लिए कदम कदम पे लड़ेंगे, और इस शरीर में बहने वाले रक्त का एक एक कतरा तब तक बहा देंगे जब तक कि समाज के अंदर न्याय नहीं सुनिश्चित किया जाता है। इसीलिए हमारी जो विरासत है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की, हम तर्कपूर्ण तरीके से चीजों को समझना चाहते हैं, और समाज के अंदर जितने भी गैर बराबरी है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो संस्कृति के आधार पे हो, चाहे वो जाति और पहचान के आधार पे हो या लिंग के आधार पे हो, अर्थव्यवस्था के आधार पे हो या राजनीति के आधार पे हो, इन तमाम गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने का हमारा कमिटमेंट है। और उसी कमिटमेंट से एनर्जी लेते हुए, आपके सहयोग और समर्थन को देखते हुए, आपको क्रांति बीज मानते हुए कि हमको सबके लिए शिक्षा चाहिए, सबके लिए काम चाहिए, सबके लिए आत्मसम्मान चाहिए, और इस देश के अंदर जो लूट मची है, हम पब्लिक सेक्टर को डिफेंड करना चाहते हैं। जो हमारा सेकुलरिज्म है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, उसको हम डिफेंड करना चाहते हैं, और उसमें हम कहना चाहते हैं कि अल्लाह ने बनाया हो या राम ने, हमको धर्म बचाने की जरूरत नहीं है। धर्म के द्वारा बनाए गए उन इंसानों को बचाने की जरूरत है जो खेत में मर रहे हैं, बॉर्डर में मर रहे हैं, फैक्ट्रियों में मर रहे हैं, घरों और दफ्तरों में मर रहे हैं। उस इंसानियत को बचाने का बीड़ा हमने उठाया। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमको बांटना बंद कीजिए, देश का टुकड़ा करना बंद कीजिए। ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम उस लेगेसी से आते हैं जिसमें मुसलमानों का लिखा गीत हिंदुओं के मंदिरों में बजता है। इसीलिए उस लेगेसी को हम बार बार इन्वोक करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं, और हमने तय किया है
कि हर सूरत में हम सेकुलरिज्म को डिफेंड करेंगे, हर सूरत में हम अपनी भागीदारी मांगेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम मेहनत कर जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम सारी दुनिया में न्याय की स्थापना के लिए, भागीदारी के लिए हम कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जाए। और ईवीएम को हैक करके आपका जो कॉन्फिडेंस आया है, आजकल आप सीएम हैक करने लगे हैं, तो आपको कह देना चाहते हैं ना ईवीएम हैक होने देंगे ना सीएम हैक होने देंगे। और यह जो चुनावी प्रक्रिया है जिसमें 31% वोट लेकर के आप अपना 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं, तो हम 69% के लोग हैं। छोटी लकीर के सामने एक बड़ी लकीर खींच करके आपको हराएंगे और चुनाव सुधार करके एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को स्थापित करके यह जो अल्पसंख्यक की सरकार बनती है, अल्पमत की सरकार बनती है, उसको हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। 100 हमको 31% की नहीं 100% की सरकार चाहिए। इसलिए हम इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करें, इन मुद्दों को लेकर के कि इस देश के नौजवानों को जानबूझ करके भीड़ हिंसा में झोंका जा रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग अलग तरह का गलत इंफॉर्मेशन फैला करके उनको भीड़ का हिस्सा बनाया जा रहा है और सरेआम लोगों की हत्या की जा रही है। उस हत्या को रोकने के लिए और युवकों का जो असली सवाल है, रोजगार का सवाल, हम कह रहे हैं कि हमने जितनी पढ़ाई की है, हमारी पढ़ाई की, हमारी योग्यता के हिसाब से हमको नौकरी दीजिए। अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं तो बेरोजगारी भत्ता दीजिए, क्योंकि संसद में बैठ करके आप भी कोई काम करते नहीं है, चिल्लम चिल्ली करते हैं। तो आप जब भत्ता ले सकते हैं तो हम भी बेरोजगार होने के नाते इस देश में भत्ता के हकदार हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनना चाहिए। तुम काला बादल फैलाओ या भगवा बादल फैलाओ, ये बादल हम छांट के रहेंगे। हिम्मत और हिमाकत को हमने देखा है, पूरे मुल्क में तुमको चुनौती देंगे। इस हंगामा खड़ा करना हमारा काम नहीं है, सिर्फ एंटी मोदी बात करना हमारा काम नहीं है। हमारे पास एक प्रॉपर एजेंडा है इस देश की मजलूम जनता के लिए, इस देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए। और आपने संस्कृति के नाम पर, प्रतीकों के नाम पे जो उधम मचाया है, उसका पर्दाफाश करने के लिए। और याद रखिएगा कि जब हमने तय किया है, जब हमने कोशिश की है, तो हमारी जीत होगी। हम मानते हैं कि उसमें कठिनाई होगी। इसीलिए तो कहा गया है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में विखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आप प्रतिकूल धारा बनाइए, हम बेहतरीन नाविक की तरह इस देश की कश्ती को निकालेंगे और बार बार आजाद मुल्क में आजादी का तराना गाएंगे। क्योंकि हम गुलामी फैलाने वाले नहीं, गुलामी को मानने वाले नहीं, गुलामी पे चलने वाले नहीं, हम आजादी के दीवाने हैं। इसलिए हर बार आजाद देश में बची खची गुलामी के खिलाफ पुरजोर तरीके से आजादी का नारा लगाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि बीजेपी का कोई भी मंत्री संतरी नहीं बोला कि कन्हैया कुमार के मुंह पे कालिक पोतेंगे। तो बुलवाया किससे? अपने छर्रों से, गुर्गों से। तुम ही बोलो ना सीधे सीधे। देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, पूरी पुलिस है, फौज है तुम्हारे पास, टैंक चलवा दो ना, गोली मरवा दो रोड पे चौराहा पे खड़ा करा करके। ये क्यों करते हो? अपने छर्रों से क्यों बुलवाते हो? जनवरी फरवरी से इसलिए बुलवाते हो कि ये जनवरी फरवरी भी लीडर हो जाए। कन्हैया कुमार तो केक है, तो आएंगे चम्मच लेकर के उसको खा लेंगे और हैप्पी बर्थडे मना लेंगे। बहुत आसान है ना। हमारे खिलाफ भगवा झंडा लेकर के हमको देशद्रोही बोल करके अपना नाम विधायक जी के लिस्ट में शामिल करवा लेना, ये तो बहुत आसान है। और यही करके इनकी नेतागिरी चलती है। लेकिन अगर इतने ही तुम देशभक्त हो, तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं किए जब मंदसौर में किसान मारे गए थे? तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हो जब महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है? तब प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हो जब विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं मिलती है? तुम्हारी आवाज क्यों नहीं खुलती है जब इस देश के अंदर लोगों की नौकरियां छीनी जा रही है? तब तुम कहां चले जाते हो जब इस देश के संविधान और लोकतंत्र पर हमला होता है? तुम ऐसा नहीं करोगे। कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई, जिसको जैसा होना है वो तो वैसा ही होगा। ऐसा होगा क्या कि बबूल के पेड़ से आम का फल निकल जाएगा? तो जो कायर हैं, जासूस हैं, देश को बेचने का काम करते हैं, उनके साथ दिन रात रह करके उनके जैसे होने की तमन्ना रखने वाला, उससे उम्मीद नहीं की जा सकती है।